अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। एक तो आज आपको बताएंगे पीटीआई को एक और झटका लगा है और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है। ऑक्सफोर्ड का जो वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे चांसलर के लिए, उसकी हतमी लिस्ट जारी हो गई है। खान साहब का नाम इसमें नहीं है, इसके ऊपर बात होगी। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो पंजाब कॉलेज में मुबैना ज़्यादती केस था, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थीं वो मीडिया के सामने रखी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जी जो बात हो रही है आईनी तरमीम के हवाले से लेटेस्ट, उसमें क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले पीटीआई को एक जो झटका लगा है उसकी बात कर लें। काफ़ी पुरुम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को इजाज़त मिल जाएगी, वो ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन है चांसलर के लिए वो लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए उनकी कैंपेन भी थी, कोशिश भी थी। जुल्फी बुखारी साहब इस सारे मामले को लीड कर रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर ये आज जो फाइनल लिस्ट लगी है जिसमें कैंडिडेट्स जो कि लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन उनका नाम फाइनल किया गया है, तो उस लिस्ट में इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं और अब वो चांसलर का इलेक्शन ऑक्सफोर्ड के लिए नहीं लड़ सकेंगे। तो ये एक बहरहाल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई को ज़ाहिर है बैकफुट पे जाना पड़ेगा और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब अगर चांसलर के इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो इस सूरत में अगर जीत भी जाते हैं तो इसका एक बहुत इम्पैक्ट होगा और फिर वर्ल्ड वाइड उनके लिए आवाज़ भी उठेगी। तो काफ़ी इसका जो है एक बहुत दूररस इसके असरात हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातों पर पानी फिर गया, क्योंकि आज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी की है उसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं है। तो इसकी जो वजह फ़िलहाल बताई जा रही है वो यही नज़र आ रही है कि जी उनका ये मानना है कि कोई भी ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर है उसके कोई सियासी अज़ाइम नहीं होने चाहिए, वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत इस तरह से ना हो कि जिसकी वजह से सियासी तौर पर इदारे के ऊपर किसी किस्म की भी तनकीद हो या कोई उसके ऊपर लेबलिंग हो। तो ये एक उन्होंने रीज़न बनाई है कि सियासी अज़ाइम नहीं होने चाहिए। तो इमरान खान साहब चूँकि एक पॉलिटिकल फिगर हैं और इस वक्त तो जिन कंडीशंस में हैं तो उससे तो बिल्कुल भी उनका जो यानी आप कह सकते हैं कि सियासत को और तमाम मामलात को बिल्कुल आप लाताल्लुक़ नहीं कर सकते, इर्रेलेवेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस बुनियाद के ऊपर बज़ाहिर उन्होंने इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया। पीटीआई आज इस बात के ऊपर ज़ाहिर अफसरदा है, लेकिन पीएमएलएन बहुत खुश है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया पर। आज आप कह सकते हैं कि पीएमएलएन को ये भरपूर मौका मिला है कि वो पीटीआई को खूब लताड़े और जो उनकी जो पूरी कैंपेन थी उसके ऊपर खूब वो अब ठट्ठा भी उड़ा रहे हैं। इसमें जो उनके हामी सहाफ़ी वगैरह हैं वो भी शामिल हैं। तो ये आज का दिन तो उन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल ये उनके लिए एक खुशाइन बात नहीं है, खुशाइन खबर आज उनके सामने नहीं आई है। इसके ऊपर आज जुल्फी बुखारी साहब का एक ट्वीट भी आया है और उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत अफसोस हुआ है कि वो जो कामयाबी से एक काम करना चाह रहे थे उसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ कि इस सिलसिले में एक सुक्की का सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल उन्होंने तमाम वो लोग जिन्होंने इस सारे कॉज में उनको सपोर्ट किया, खान साहब को सपोर्ट किया, इस सारे मामले को सपोर्ट किया, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और इसकी टोटल उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल भी की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। तो बहरहाल इस पे बहुत से पीएमएलएन के लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो पिटिशन भी वहाँ जाके डाली थी इंतज़ामिया के रूबरू और एक कैंपेन भी की थी, कुछ लेटर्स और ईमेलें भी लिखी थी, तो शायद ये उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब के कागजात रिजेक्ट हो गए हों। बहरहाल जो अभी उन्होंने इसमें कोई तफसीलात तो ज़्यादा शेयर नहीं की हैं कि किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं, सिवाय इसके कि जो एक चीज़ समझ में आती है वो सियासी अज़ाइम के हवाले से क्या उनकी तरफ से जो कैंपेन चलाई गई पीएमएलएन की तरफ से उसका कोई असर है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब जो है अब चांसलर तो नहीं बनने लगे ऑक्सफोर्ड के, बाकी अब यहाँ पे उनके लिए हालात क्या हैं इसके लिए ज़ाहिरी सी बात है एक बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी है या उनके वर्कर्स को करनी है या आम लोगों को करनी है, ये तो अब वक्त बताएगा और कोई करेगा भी या नहीं ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि बग़ैर किसी स्ट्रगल के तो इमरान खान साहब बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो इस वक्त पूरा एक सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से
पंजे गाड़े हुए है और वो अब इन पंजों को मज़ीद मजबूत भी करने जा रहा है। उसकी जो कोशिश है आइनी तरमीम के थ्रू, उसका मकसद भी यही है कि मज़ीद इन तमाम पंजों को मजबूती से सिस्टम के ऊपर गाड़ ले। और बिल्कुल कहीं से भी अगर इस बात की कोई उम्मीद बाकी हो पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए कि उनका कोई सर्वाइवल होगा, उनकी कोई वापसी होगी, तो उन तमाम रास्तों को जो है वो बंद किया जा सके। तो ये आइनी तरमीम सीधी सीधी इसीलिए जुडिशरी को सामने रख के डिज़ाइन की गई थी। और अब इसके ऊपर जो कल रात मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर अब मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये बात तो अब खैर कहीं पे ख़त्म हो चुकी है कि आईनी अदालत तो नहीं बन रही, लेकिन अब असल टारगेट जो है वो मंसूर अली शाह साहब ज़रूर बन गए हैं, अपकमिंग चीफ जस्टिस। और उनको अब अपकमिंग कहा जाए या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो बज़ाहिर लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं को रोकने के लिए अब ये तरमीम होने जा रही है। इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो शायद ऑनवर्ड्स आगे चल के कभी बाद में दोबारा वो कर लें, वो उसको बिल्कुल पेंडिंग में रख सकते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ले आएंगे तो फिर उसकी बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें भी ले लेंगे, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो 2/3 मेजॉरिटी भी बना के रखेंगे हर वक्त की। तो जब उनका दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा, वो बार बार आइनी अमेंडमेंट्स करते रहेंगे, जैसे दिल जहाँ उन्हें लगेगा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहीं पर कोई आइनी तरमीम कर लेंगे। तो इसलिए जो मेन उनकी तरमीम थी, उन्होंने सोचा है कि पहले सिर्फ उसको फोकस कर लिया जाए, और वो मेन तरमीम ये है कि पसंद का चीफ जस्टिस आ जाए। और इस काम के लिए जो है उनको ये नज़र आता है कि जी मंसूर अली शाह साहब शायद उन्हें उस तरह सर्व नहीं कर सकते, लिहाजा मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल कबूल नहीं हैं। तो अगर आइनी अदालत नहीं बन रही तो इससे ये भी पता चल रहा है कि फिर काजी साहब तो बहरहाल नहीं रहेंगे, और ये भी पता चल रहा है कि एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस वजह से भी काजी साहब का तो मामला अब मज़ीद नज़र नहीं आ रहा। काजी साहब जो हैं वो तो अब शायद पास्ट बन जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनका रास्ता रोकने के लिए अब काफ़ी इम्कानात जो हैं वो रोशन नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना भी कुछ रिपोर्टर्स के थ्रू, अब मैं ये इसको क्लियर कर दूं कि कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मौलाना इस बात पे मान गए हैं कि पैनल आएगा और उस पैनल के नेम्स के अंदर से कोई चीफ जस्टिस बन जाएगा, और जाहिर है वो फिर मंसूर अली शाह तो नहीं होंगे। जबकि कुछ रिपोर्टर्स अभी तक ये उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि मौलाना जो हैं इस मामले पे भी शायद उस तरह हुकूमत का साथ ना दें। मेरी ज़ाती राय में अगर मौलाना ये बात कर रहे हैं कि उनकी आइनी तजावीज़ के ऊपर सब इत्तफाक राय कर रहे हैं, कल उन्होंने बिलावल से मुलाकात की है, आज वो जो है मिलने जा रहे हैं जाती उमरा में अपना नवाज शरीफ साहब के साथ भी, तो इससे बज़ाहिर लग रहा है कि वो शायद किसी हद तक इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए हैं कि पैनल वाले तरीके से जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट किया जाए। तो अगर ये भी काम हो जाता है तो तब भी हुकूमत का काफ़ी हद तक मकसद तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में हुकूमत जो है वो अपनी पसंद का चीफ जस्टिस ला के लगाएगी, चाहे वो कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस हो जो कि उन्हें यानी सीनियर मोस्ट 5 में से लगाना पड़े या उसके सीनियर टॉप 3 में से लगाना पड़े, तो उस सूरत में फिर वो जाहिर है उसको ये होगा कि हुकूमत ने उन्हें फेवर दिया और वो उसको पूरी उनके साथ इन अकॉर्डेंस होंगे, तो वो उनको बेहतर है कि कोई शायद प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करें। तो अब ये मैं वो बता रही हूँ कि जो हुकूमत की प्लानिंग है, तो इस लिहाज से तो हुकूमत जो है वो फिर कामयाब हो जाती है। फिर आगे जितने भी केसेस आएंगे उसमें वो सब वो करते जाएंगे, करवाते जाएंगे उनसे जो जैसे वो पहले काजी साहब से करवाते रहे हैं, तो वो उन्हें इसी तरह कोई काजी 2 मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये ऐसा हो जाएगा। इस सिलसिले में अभी भी मेरे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वही कि नंबर गेम, मौलाना के साथ मिलने के बावजूद भी अगर पीटीआई के लोग वोट ना करें, कोई भी वोट ना करे अगर इस हुकूमत के साथ मिलकर, तो फिर भी आईनी तरमीम पास नहीं होती, भले मौलाना उनके साथ मिल भी जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम ये मान लें कि जी पीटीआई के कुछ लोगों को उन्होंने तोड़ लिया है और अब या ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको कन्विंस कर लिया है, उन्हें देना पड़ेगा, मजबूर कर दिया है, तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो फिर ये आइनी तरमीम जो है वो हो सकती है। इस एक तो ये ज़ाहिर है पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि अगेन जो आपकी बार्स हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, जो कि बहुत दिनों से अब हमें थोड़े एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, कन्वेंशंस कर रहे हैं और बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वो ये इंतज़ार ही कर रहे हैं कि एक दफ़ा ये अमेंडमेंट्स हो जाएं, उसके बाद देखेंगे भाई आना है कि नहीं। भाई जब हो ही जाएंगी तो फिर आपका सड़कों पे आने का क्या फ़ायदा होगा। और अगर आप अभी से सड़कों पे प्रेशर बनाते तो कोई बात होती, या कोई आप हुकूमत से मिलते, कोई उनके ऊपर प्रेशर बनाते, तो आइडिया होता उन्हें कि जी वकला जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, जिसका राइट है और जो आइन के मुताबिक एक तरीका कार है वो ठीक है, उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनना चाहिए तो बनना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
जो वकला हैं उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता गियर अप होने में थोड़ा टाइम लगाया। अब एन तरमीम के बाद वो अगर कुछ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक प्रॉब्लम होगी। फिर ये कि जब ये तरमीम हो जाएंगी तो फिर ये ऑफ कोर्स चैलेंज हो जाएंगी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके। उस वक्त जो अक्सरियती जजेस हैं, क्योंकि अभी भी वो तादाद में ज़्यादा हैं, चीफ जस्टिस भले अभी भी कोई हुकूमत अपनी मर्ज़ी का लगा ले, लेकिन उसके बावजूद भी तो अक्सरियती जजेस तो वहीं पर मौजूद हैं। तो क्या वो इन तरमीम को इसी तरह डाइजेस्ट होने देंगे या फिर वो इनके खिलाफ फिर कोई फैसला दे देंगे, तो ये अपनी जगह एक सवाल है। तो ये तमाम चीज़ें अभी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि अगर अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लगा लेते हैं तो उनके आधे से ज़्यादा जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। तो लेट्स सी, इसके ऊपर अभी गेम ऑन है, देखते हैं हतमी तौर पर इसमें क्या होता है। अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 17-18 तारीख कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और इसमें हतमी तौर पर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि 25 से आगे ये तरमीम का फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर 25 तक भी अगर कानून नहीं बदला तो फिर एग्जिस्टिंग कानून के मुताबिक तो फिर मंसूर अली शाह साहब को आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अगर उसूल की बात की जाए तो बिल्कुल हम समझते हैं कि उन्हें बनना चाहिए और उनका राइट है और वो ज़रूर बने। अगर आप ये कहें कि जी पीटीआई अगर उनसे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठी है, तो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि पीटीआई फजूल में ही उम्मीदें लगा के बैठी है, क्योंकि अभी तक ये मंसूर अली शाह साहब इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही थे। और आपको याद होगा कि काजी साहब के अगेंस्ट रेफरेंस हो या जो दोनों सूबों में इलेक्शंस की बात हो या उसके बाद कई जो और चीज़ें हुई हैं पूरे इलेक्शंस में, जिस तरह से रिगिंग होती रही, जो कुछ होता रहा, इतनी देर पिटिशन पड़ी रही, ये वो, इन तमाम मामलात पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी खामोश ही रहे हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि कोई रिएक्शन आया हो, बल्कि कुछ केसेस में तो बाकायदा वो काजी साहब के साथ ऑन बोर्ड रहे हैं। तो ना जाने पीटीआई को उनसे क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये अब अल्लाह जानता है। लेकिन हमें तो यही है कि भाई मैं सिर्फ इसलिए उनकी सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उनका राइट है कि वो बने, और जो हुकूमत की बदनीयती है वो ये है कि कोई अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लगाएं। तो हमारा तो एक इसके ऊपर उसूली मौक़िफ़ है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ उसूली है या वो ये समझते हैं कि उन्हें मंसूर अली शाह साहब से कोई उम्मीद है, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई उनको उम्मीद है तो मैं उन्हें कहूँगी कि भाई फिर ये आप उम्मीद ना ही रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि मंसूर अली शाह साहब अगर नहीं भी बनेंगे तो फिर कोई और भी बन जाएगा, तो फिर भी कितना वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है आपके लिए, जो अभी है उसी तरह ही वर्स्ट सिनेरियो, उससे ज़्यादा अब क्या, ये तो मतलब ऑलरेडी वर्स्ट पे हम हैं, तो इससे आगे क्या है। बहरहाल वो बात की बात है, उसको तभी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जी इस पैगाम के ऊपर कि नंबर गेम में जी डॉक्टर ज़रका साहिबा की एक वीडियो सामने आई है, क्योंकि उनके हवाले से काफ़ी ये डिस्कशन हो रही थी कि उन्होंने अपना वोट सेल कर दिया है और वो वापस भी बैरून मुल्क से आई हैं सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत को वोट करेंगी। फिर एक खबर ये आई कि नहीं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और उनका एक बेटा है जो कि इस वक्त लापता है या अगवा हो चुका है मुबैना तौर पर, और डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि इसके बावजूद भी वो इमरान खान से जो है बददियानती का या उनको धोखा देने का सोच नहीं सकती हैं। फिर उन्होंने बाकायदा आज सुबह एक वीडियो भी इस पे जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहूँगी और मैं इमरान खान को धोखा नहीं दूँगी, भले इसमें जो है मैं इस बात को भी रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि मेरा बेटा सेफ हैंड्स में नहीं है। तो ये उन्होंने ज़रूर कहा। अब इस पर बहुत से लोग, अफसोस की बात है कि ये भी कह रहे हैं कि जी अब ये इसलिए बात की गई कि कल को वो वोट दे दें तो कह देंगे कि जी देखें मेरा तो बेटा उनके हाथ में था तो मैं क्या करती, या फिर ये कि अगर हो सकता है वो वाकई इसके ऊपर डट जाएं और कहें कि बिल्कुल बेशक जो भी है जितने भी बुरे हालात हैं मैं लूँगी। तो ये तो अब एन उस दिन ही पता चलेगा इवेंचुअली, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के हवाले से ख़बरें नाम चल रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी बहुत से लोग इसकी तरदीद भी कर देते हैं कि नहीं जी हम तो वहीं खड़े हैं। तो अल्टीमेटली अब किसी के दिल में क्या, ये तो उसी दिन पता चल सकता है, उससे पहले तो अब कुछ कहना कबल अज़ वक्त ही है। आखिर में जी थोड़ी बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा आज बड़े अरसे बाद मीडिया के रूबरू आई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बेसिकली की ये जो पंजाब कॉलेज का सारा इशू था, जिसके बाद तलबा एहतजाज पर हैं, आज भी वैसे उनका एहतजाज जारी है, आज मियाँ वाली में भी और इसके साथ साथ क्या फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, आज भी कई इलाकों में, तो ये एहतजाज आज भी हो रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे कि वो हमेशा बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए ये कोई वाक़या हुआ ही नहीं, सिरे से कोई ख़बर थी नहीं, और सिर्फ ये एक फ़ेक न्यूज़ के ऊपर पूरा तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और इसका सारा इल्ज़ाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर एज़ यूजुअल धर दिया।
لیکن اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے یہ تک کہا کہ جی اس میں جو تمام یوٹیوبر، سوشل میڈیا کے لوگ اور جو صحافی حضرات اس سے متعلق پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہم ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں گے، اور بہت ان کے اوپر بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحافی ہیں وہ تو جو ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کریں گے۔ اب اگر کوئی آ کے یہ بول رہا ہے کہ جی واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کی بات سن رہے ہیں، اس کی بات سنوا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں تو صحافی تو وہی دکھا رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا کس طرح کا کیسے ہو گیا کہ جی اگر آپ ایک احتجاج ہو رہا ہے اور آپ دکھا رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں پروپیگنڈا کیا ہے؟ اور وہ جس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ان کا مطالبہ ہے اور وہ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یعنی پروٹیسٹ کور کرنا بھی اب کیا جرم ہے کہ جی آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یا اس طرح؟ تو صحافی کس طرح سے انوالو ہو گئے؟ کیا صحافیوں کی طرف سے یہ خبر شروع ہوئی تھی؟ تو اس کے اوپر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خود پریس ریلیز تھی حکومت پولیس کی جانب سے جس کے اوپر شروع میں یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ غصہ کس بات کا ہے؟ وہ اس بات کا غصہ ہے کہ اس بہانے نے موقع مل جاتا ہے کہ ایسے صحافی جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور ایسے صحافی جو ان کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں، حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، تو ان کو ایسے موقعوں پہ موقع ہاتھ لگ جاتا ہے کہ ان کو فکس کر لیا جائے۔ تو اس طرح پھر وہ ہر کسی کا جس سے انہیں پرابلم ہوگی، اس نے بے شک ایک پروٹیسٹ کا ہی کچھ بتایا ہو کہ جی یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ رگڑ لو اس بات میں کہ جی آپ پروپیگنڈا کریں۔ اس میں پروپیگنڈا تو تب ہو کہ احتجاج نہیں ہو رہا اور ہم کہیں کہ جی احتجاج ہو رہا ہے، تو پھر تو بات بھی ہے۔ اگر ایک احتجاج ہو رہا ہے اور اس کو ہم دکھائیں تو یہ کیسا پروپیگنڈا ہوا؟ پہلی چیز۔ باقی یہ کہ جو یہ جو سارا معاملہ تھا کہ جی بچوں کو آپ نے پولیس نے جس طرح مارا پیٹا یہ وہ، تو اس چیز نے سارا معاملہ مس ہینڈل کیا، اس سے غلط آپٹکس بنے۔ اب وہ تو کیا صحافیوں نے کیا ہے کہ جا کے انہوں نے بچوں کو مارا ہے؟ وہ کس نے کیا ہے؟ تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے آپ کی یہ ویژولز فراہم کر دیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھ لیں جی اپنے بچوں کو بھی پولیس نے مارا ہے آج۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ اور باقی پھر ہمیشہ کی طرح ایک سارا نزلہ گرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے اوپر۔ پی ٹی آئی کیا واقعی اس میں ملوث تھی؟ بظاہر جو میں اگر اپنی اسیسمنٹ دوں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں پی ٹی آئی نے کوئی انیشیٹ کرنے میں یا ان کو کوئی سپورٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایز پولیٹیکل پارٹی اور اپوزیشن پارٹی، ہر جو پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن کی، وہ جب انہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے جہاں پہ حکومت پہ تنقید کی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ ایسا موقع مریم نواز صاحبہ کو بھی ملا تھا جب عمران خان صاحب کے دور میں موٹر وے پہ جو ایک خاتون ہیں ان کا ریپ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ تو اس پر پی ایم ایل این نے بہت بات کی، بہت تنقید کی۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ تو اب اس میں کوئی حکومتی شخص تو ملوث نہیں تھا، لیکن ان کا دور حکومت تھا، ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی تھی، انہیں موقع ملا کہ اس کے اوپر وہ تنقید کرتے، انہوں نے کی۔ اسی طرح اب یہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں چلڈرن، ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوا، انہیں مارا پیٹا گیا، تو ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی اس پہ تنقید تو کرے گی کہ بھئی آپ یہ کس طرح مین ہینڈل کر رہے ہیں ساری سچویشن کو، اور بچوں کو کیوں مارا پیٹا گیا ہے۔ تو اس کو اس بات سے نتھی کر دینا کہ جیسے جی پورا انہوں نے پلان کر کے یہ کیا ہے، کم از کم مجھے تو اس کا کوئی لاجک سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں محترمہ کو کیا لاجک سمجھ آیا، لیکن بہرحال غصہ انہوں نے سارا جو ہے وہ یوٹیوبرز پہ اور ان تمام لوگوں پہ اتارا۔ اور اس سے بھی پہلے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اب میں اس پہ ذرا بات کرتی ہوں۔ محترمہ کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ آ کے باقاعدہ صحافیوں سے مخاطب ہوتی ہیں مائک کے اوپر کہ دیکھیے جی محترمہ پرنسس صاحبہ راج کماری پتہ نہیں کون سی اوتار سے کوئی عرشوں سے اتری ہوئی خاتون تشریف لانے لگی ہیں، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ ان کی کوئی توہین ہو، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، کوئی بدتمیزی کرے۔ میں چھوڑوں گی نہیں، میں اسپیئر نہیں کروں گی۔ میں کسی کی نوکری کھانا نہیں چاہتی، لیکن پھر میں شکایت ایسی ہی لگاؤں گی کہ پھر وہ نوکری سے جائے گا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ آ کے صحافیوں کو دھمکیاں دے رہی تھیں کہ اگر کسی نے محترمہ سے سخت سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر بندہ اپنی نوکری پہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے ان کا جمہوری رویہ، یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ ان کا اصل چہرہ ہے کہ یہ اول تو یہ جرت ہی نہیں کرتے کہ صحافیوں کو بٹھا کے سامنے سوال لے سکیں، جواب دے سکیں۔ یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس چلاتے ہیں، پہلی بات۔ حالانکہ آدھے سے زیادہ صحافی ویسے ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی کمپرومائزڈ ہیں، پھر بھی اتنی جرت نہیں کرتے کہ کسی کو
آ کے سامنے سے جواب دے سکیں، کیونکہ انہیں یہ تکلیف رہتی ہے، پرابلم رہتی ہے کہ شاید کوئی بیچ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کوئی بات نہ ایسی ویسی کر دے. جو محترمہ کے جو بہت وہ کیا کہتے ہیں حساس طبیعت پہ ناگوار گزر جائے، تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے نا محترمہ شہزادی صاحبہ. تو جی وہ آ کے دھمکیاں لگا رہی ہیں، اور سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی بڑے چپ کر کے اچھے سے بچے بن کے وہ دھمکیاں سن بھی رہے ہیں. اب اس پہ یہاں پر صحافیوں کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کل جب علی امین گنڈا پور صاحب وہ کوئی ایک جنیرک وے میں کچھ لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ صحافیوں کا قلم بکا ہوا ہے، تو بہت تکلیف ہوئی تھی. اڈیالہ جیل سے آپ نے عمران خان سے کوریج ختم کر دی، ان کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ہوتی تھی، آپ مائک اٹھا لیتے تھے اور آپ بڑے یعنی تکلیف کا اظہار کرتے تھے، معافی کے مطالبے کرتے تھے، ان پہ مقدمے کرا دیے. اب آج جب سیدھی کھڑی ہو کے محترمہ آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ خبردار جو کسی نے یہ کیا وہ کیا، تو تب آپ میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ بھی کہتے کہ بھائی ہمیں سوال کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس ہے اور ظاہر ہے سیاسی لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں. عمران خان کے دور میں عمران خان کے سامنے بیٹھ کر محمد مالک صاحب بڑے سینئر اینکر پرسن اور صحافی، انہوں نے یہ تک بات کی کہ میں وزیر اعظم کا گریبان پکڑوں گا اگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو انہوں نے اس طرح کر کے بھی الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے سنے. متی اللہ جان صاحب نے کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب سے بڑی تلخ باتیں کی اور عمران خان صاحب نے سنے. تو آپ لوگ کوئی الگ مخلوق ہیں یا کسی اور دنیا سے اترے ہوئے ہیں کہ آپ سے سخت سوال نہیں ہو سکتے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سی آئی اے کی آفیسر کے ساتھ کیا ہوا تھا، ارکان پارلیمنٹ کس طرح سخت سوال کرتے؟ تو سخت سوالوں سے کون گھبراتا ہے جمہوریت میں؟ اور اگر کوئی صحافی بدتمیزی کرتا تو پھر اس کو کوئی کہتا کہ ہاں بھائی اس نے بدتمیزی کی ہے، وہ پھر بعد کی بات ہوتی. لیکن آ کے یہ دھمکانا، یہ خبردار کرنا، وارننگز دینا، یہ کون سی جمہوریت ہے آپ کی؟ اور یہ کہاں کی آپ آ کے باتیں سنا رہی ہیں کہ جی ہم آپ کو نوکریوں سے نکلوا دیں گے؟ نوکریوں سے آپ کیا ویسے نہیں نکلوا رہے؟ بتائیے، گنواؤں میں آپ کو کتنے نام ہیں جو لوگ اپنی نوکریوں سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی اور چینل آپ رکھنے بھی نہیں دیتے کسی اور چینل کو. تو یہ آپ جو حرکتیں پردے کے پیچھے کرتے ہیں، آج آپ نے کھلے عام بھی کہہ دیا کہ میں نوکری سے نکلوا دوں گی. بہرحال آج بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.